अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आप भारत के जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में, जिससे हम भारत का जो गोल्डन पीरियड है उस पीरियड को इस गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। यानी गुप्त काल के अंदर जो भारत का बहुमुखी विकास हुआ, उसी विकास के कारण इसे भारत का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य है जो कि 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। इस साम्राज्य के हम बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कुछ बुक्स में जैसे संशोधन हुआ है, अभी जो नई बुक्स आई हैं जो 2019-20 के सत्र में, उसमें गुप्त साम्राज्य का यह काल दिया हुआ है 275 ईस्वी से लगाकर 550 ईस्वी तक उसका शासनकाल बताया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। कौन सी शताब्दी के अंत में हुआ था इसका? तीसरी शताब्दी के। अब देखो, आपको ध्यान रखना चाहिए, अब तक तो लगभग आप शताब्दी वगैरह क्या होती है इसके बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो इस समय कुछ हम स्रोतों की बात करते हैं जिन स्रोतों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो तीसरी शताब्दी में हमने देखा, यानी 200 वर्ष पूरे होने के बाद 201 से तीसरी सदी शुरू होती है। वैसे ही 300 वर्ष आएंगे उसके बाद में जो चौथी सदी प्रारंभ हो जाएगी। वैसे प्रमुख पुराण है विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक गुप्त राज्य में मगध, उत्तर पश्चिमी बंगाल तक का जो गंगा नदी के जो तटीय प्रदेश है वो इसमें शामिल है। इसमें से जो दो ये प्रारंभिक पुराण है, विष्णु पुराण और वायु पुराण, इन दोनों ही पुराणों के अंदर ये बताया गया है कि गुप्त शासक गंगा नदी पर स्थित प्रयाग, साकेत और मगध कौन सा जो दक्षिणी बिहार है उसको भोगेंगे। यानी ये उनका साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बताया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इस काल के अंदर हुए, जिसमें से प्रारंभिक दो शासक जो श्रीगुप्त हैं और घटोत्कच, ये कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये मुरुंडों के अधीनस्थ शासक रहे थे और इन दोनों की उपाधि महाराज थी। इससे जो नेक्स्ट तीसरा शासक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इनका प्रथम स्वतंत्र शासक था। यह हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का पहला महान शासक था। इसके अलावा गुप्त वंश की जानकारी संबंधित बहुत सारे शिलालेख और मुद्राएं, ताम्रपत्र आदि उपलब्ध है और उनके आधार पर इनका अध्ययन किया जाता है, जिनका यथास्थान इसके अंदर वर्णन भी किया जाता है। तो पहला शासक हम देखेंगे श्रीगुप्त, जिसको 240 ईस्वी से 280 ईस्वी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बुक्स के अंदर थोड़ा संशोधन कर दिया गया। जो भी नई बुक्स आई है उसके अंदर यहाँ पर जो इसका शासनकाल है वो 275 ईस्वी से लगाकर 300 ईस्वी बताया गया है। तो ये प्रारंभिक जो इनका शासन काल के अंदर डिफरेंस है और ये वाला थोड़ा मान्य भी है। काफ़ी सारी जो ऑथेंटिक लेखक की बुक्स है उस बुक्स में भी यही कार्य बताया। तो ये जो पुरानी बुक्स है और वर्तमान के अंदर इसका जो बोर्ड की वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर इसका हिंदी वर्जन नहीं है, वहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन अपलोड है। उस वर्जन को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है 240 ईस्वी से लगाकर 280 ईस्वी की जगह आपको यह मानना है 275 ईस्वी से लगाकर 300 ईस्वी तक। तो प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज यानी जो प्रारंभिक पुरुष है, मूल पुरुष है, उसके रूप में इसका उल्लेख मिला है। इसका शासनकाल या फिर आपको संशोधन करना है, लेकिन बोर्ड ने संशोधन नहीं किया है, सिर्फ यही संशोधन किया है या वही का वो रखा 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक न होकर के संवत किसी शासक के अंतर्गत रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ के अंदर ये मुरुंडों के अधीनस्थ शासक थे, उनके सामंत थे, जिसका हालांकि कई इतिहासकार, जैसे एक मैं नाम लेना चाहूँगा जायसवाल का, वो उल्लेख करते हैं कि ये श्रीगुप्त नहीं, गुप्त वंश का जो प्रारंभिक शासक था उसका नाम था गुप्त। श्री उसकी क्या थी? उपाधि थी। इसके कारण, उपाधि जुड़ने के कारण ही इसको श्रीगुप्त कहा गया।
जिसका उल्लेख चीनी यात्री इस सिंह भी करता है, जिसने बौद्ध यात्रियों के लिए मृगशिकावन में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब दूसरा हम देखेंगे घटोत्कच, जिसका शासनकाल है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी। तो इसका भी संशोधन कर दिया गया। जो नई बुक्स है उसके अंदर आपका है 300 ईस्वी से लगाकर 319, इन दोनों के ही शासनकाल के अंदर ये अंतर था। और काफ़ी बुक्स में अभी भी मिलता है ये दोनों ही तारीख। तो आप थोड़ा इसको दोनों ही तिथि को आप ध्यान में रखें अपने। तो लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी यहाँ पर संशोधन किया गया, लेकिन इस जगह वही लाइन रख दी गई। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसका मतलब है महाराज की उपाधि उस समय कौन धारण करते थे? जो सामंत होते थे वो इसकी धारण करते थे। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा कहा गया। इसके अलावा एक स्कंद गुप्त का सुपिया अभिलेख जो रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, उसके अंदर भी जो गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच को कहा गया, उसमें एक नाम मिलता है। उसमें लिखा हुआ है कि गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया। इसका राज्य संवत मगध के आसपास, जो दक्षिण बिहार है उसके आसपास सीमित था, और इसने 319 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद में जो कालक्रम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, सबके कालक्रम लगभग सही तरीके से ही लिपिबद्ध। नेक्स्ट है, अब देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा था। यह थोड़ा कई जगह आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, कई जगह यहाँ 334 भी लिखा मिलेगा, तो वो एक ये 34-35 आप ध्यान रखें। घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी राजा था, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था, और इसको हम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कहेंगे। और इसने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि थी महाराजा धीराज की। ये उपाधि स्पष्ट करती है कि ये इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। उसने उस समय के प्रसिद्ध लिस्वी कुल, जो हम प्रारंभिक जो महाजनपद काल था, महाजनपद काल के अंदर एक लिस्वी कुल जो उस समय का बहुत ही शक्तिशाली कुल था, जो गणराज्य था, उसकी कन्या थी कुमार देवी से विवाह किया, और इस विवाह के बाद गुप्त वंश की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इससे सिद्ध ये होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम भी प्रारंभ में अपने पिताजी दादाजी की जैसे ही ये सामंत था, लेकिन बाद में लिस्वियों से इसका विवाह होने के बाद इसकी शक्ति बढ़ी, और इसने अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जो प्राय सर्वोच्च शासन के लिए प्रयोग की जाती, कौन सी? ये महाराजा धीराज की उपाधि। आपको ध्यान रखना है, प्रथम दो शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच की उपाधि महाराज की थी, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया, जिस संवत को गुप्त संवत के नाम से जाना जाता, जो कि 319 ईस्वी के अंदर चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त संवत है। इससे अलग अलग संवत, जिसे नेक्स्ट अध्याय के अंदर भी हम देखेंगे। इसी के अंदर आगे आने वाले विवरण के अंदर भी काफ़ी सारे संवत के बारे में क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी एक जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इसका भी नाम चंद्रगुप्त है, लेकिन ये गुप्त वंश से संबंधित है। इसने भी जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा ही अनमोल कार्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने समय के अंतिम वर्ष में अपना राज्य अपने पुत्र के पक्ष में छोड़ करके इसने संन्यास ग्रहण कर लिया था। वैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम ने भी अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित करके इसने संन्यास धारण कर लिया था, जिसका भी प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति है, एरन है, रिद्धपुर है आदि अभिलेखों के अंदर प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इस वंश का प्रथम, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इस गुप्त वंश के अंदर विशेषकर अगर हम किसी व्यक्तित्व की, किसी उपलब्धियों की बात करें, तो 3 शासक हैं जिनके बारे में आप उनको अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिसमें एक है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और तीसरा है स्कंदगुप्त। तो इसका जो काल है वो 335 ईस्वी से लगाकर 375 ईस्वी है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था, जो इसका संधि विग्रहिक भी था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का उल्लेख किया है। ये अभिलेख उसी स्तंभ पर
उल्लेखित है, जिस पर अशोक का स्तंभ लेख उत्कीर्ण, जो मैंने आपको पहले भी ये बताया था, ये वाला है प्रयाग स्तंभ लेख, ये वाला, जिसके ऊपर जो अशोक का अभिलेख है, इसी अभिलेख के ऊपर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो भी अंकित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको थोड़ा नोट करें। तो जिसमें क्या है, इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय, उन विजयों का उल्लेख किया गया। ये अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का स्तंभ है, यानी अशोक का जो कौशाम्बी लेक है, जो रानी का लेक है, वो इसी के ऊपर अंकित है। उसी के ऊपर समुद्रगुप्त ने भी अपनी जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको अंकित करवाया। इसने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। समुद्रगुप्त के प्राप्त सिक्कों में कुछ सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ, जिससे हमें समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयाग स्तंभ अभिलेख में जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर विद्यमान है, गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यानी इसके गुप्त काल के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी, और इसके अलावा गुप्त काल के साथ विशेषकर हम करेंगे जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, उसकी दिग्विजय और व्यक्तित्व पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। इसके अलावा इसमें कई सारे जो अधिकारी हैं उनके पदों के नाम भी बताए गए हैं। इसमें विभिन्न जो अधिकारी हैं उसके हुए उनका भी इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है, चाहे वो कुमारामात्य हैं, चाहे विषयपति हैं, इन सब का अलग अलग वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा इसमें गुप्तकालीन जो शासन व्यवस्था है उसकी भी जानकारी मिलती है। इसकी भाषा अलंकृत संस्कृत भाषा, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो गुप्त वंश है उसकी जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी, जबकि लिपि थी ब्राह्मी, और ये संपू शैली में, संपू यानी गद्य और पद दोनों ही शैली में ये लिखा गया है, मिश्रित शैली में। कुछ वाक्य पदात्मक है तो कुछ गद्यात्मक है। तत्कालीन जो समृद्ध साहित्य उसकी प्रगति के ये घोतक है। तो इससे सिद्ध होता है कि साहित्य के क्षेत्र में उस समय अच्छी प्रगति हो चुकी थी। जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को विशेष कुछ विरोध दिए गए, जैसे उसे कविराज कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, क्या कारण था आखिर कि समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया? तो उसको कहने के लिए बहुत सारे, क्यों कहा गया, क्योंकि काव्य क्षेत्र में उसकी ख्याति थी, इसी कारण उसे क्या कहा गया, कविराज। इसके अलावा वो बहुत ही बड़ा संगीतज्ञ था, तो गायन और संगीतज्ञ में दक्ष होने के कारण उसे गुरु तुमरु और नारद को भी लज्जित करने वाला बताया गया। ऐसा क्या था, समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला जिस पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, इस कारण उसे इस तरीके की उपाधि। इसके अलावा उसे लाखों गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान कहा गया। एक विद्वान क्यों कहा गया, क्योंकि वह शास्त्र समझता था, इस कारण उसे विद्वान कहा गया। इसके अलावा विद्या का संरक्षक कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि उसने विभिन्न जो विद्वान व्यक्तियों को क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था, इस कारण उसे क्या कहा गया, विद्या का संरक्षक कहा गया। और धर्म प्राचीर बंद कहा गया, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति था और जिसके उल्लेख उसके सिक्कों से भी मिलते, और उसे धरती पर चलने वाला देवता भी कहा गया है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी बातें इसके इस जो प्रयाग प्रशस्ति उससे इससे मिलती हैं। इसके अलावा भी उसे वीर भी कहा गया। वीर क्यों कहा गया, क्योंकि उसका शरीर कई युद्धों से घायल था। ऐसे कई सिक्के भी मिलते जिसमें उसे चित्ते से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा उसका सत्य चरित्र भी बनाया गया, जिसका व्यक्तित्व बताया गया, चंद्रमा के समान धवल है। इसके अलावा इसमें उसकी जो सैनिक उपलब्धियाँ उनका भी वर्णन प्राप्त होता है। अब देखेंगे आगे एरन अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त से संबंधित। में उसे पराक्रम और विजय का स्रोत कहा गया। अश्वमेध प्रकार तथा वीणा बजाते हुए सिक्कों आदि से समुद्रगुप्त के विद्वान, संगीतज्ञ, गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, विनयशील और विजयक्षी यानी विजय के लिए हमेशा आकांक्षी रहने वाला शासक कहा गया। ये आदि ये सभी इसके क्या हैं, व्यक्तिगत गुण हैं। श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध विहार बनाने की भी अनुमति प्राप्त की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मेघ किसने, कहाँ के शासक ने समुद्रगुप्त से बौद्ध विहार बनाने की अनुमति, तो ये श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, अनुमति मांगी थी।
समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष भारत इसमें सम्मिलित था। इन क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत के अंदर उसका साम्राज्य विस्तृत था। समुद्रगुप्त ने भारत में एक नए युग की स्थापना की। वह अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित हुआ और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में उसने बांधा था। यानी जो व्यवस्था इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, वैसा ही कार्य आगे चल करके समुद्रगुप्त ने किया और भारत को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एकता के सूत्र के अंदर उसने बांधा था। अब देखेंगे इसकी विजयों की जानकारी। चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, इसकी महत्वपूर्ण विजय कौन कौन सी थी, उन विजयों के बारे में हम देखेंगे। इसके विषयों का जो हम देखेंगे वो 5 चरण थे और 5 चरणों को हम स्पष्ट करेंगे, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो इसकी अब विजय देखेंगे। समुद्रगुप्त एक महान शासक, सेनापति, कूटनीतिज्ञ, बहुआयामी प्रतिभा से युक्त। तो ये सारी जो बातें यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि ये किस आधार पर आप कह सकते हो कि समुद्रगुप्त एक बहुआयामी प्रतिभा से युक्त शासक था। इसके अलावा वो यथार्थवादी शासक था। उसके दरबारी कवि और महासंधि विग्रह हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आश्रयदाता समुद्रगुप्त के पराक्रम एवं दिग्विजयों का क्या किया, इसने उल्लेख किया। तो इस दिग्विजयों के बारे में हम देखेंगे। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त किस क्षेत्र को कहते हैं, जो गंगा यमुना दोहाब का वाला क्षेत्र है, उसमें सैनिक अभियान किया। ये सैनिक अभियान 2 चरणों के अंदर पूरा हुआ था और जिसके अंदर कुल 9 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को पराजित किया था? 9 राजाओं को। पहले चरण के अंदर उसने 3 राजाओं को पराजित किया और दूसरे चरण के अंदर उसने 9 राजाओं को वापस, मतलब जो 3 पहले प्रारंभ किए उन्होंने भी बाद में अवहेलना करनी प्रारंभ की, तो उनको भी साथ में। तो इस प्रकार कुल मिलाकर उसने 9 राजाओं को इसमें पराजित किया, जिनके नाम हैं रुद्र, वेद, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा आदि को पराजित किया। और इनके साथ में एक इसने महत्वपूर्ण इसकी नीतियाँ हैं, उन नीतियों को आप ध्यान रखना है। और इनको पराजित करके इनके साथ में क्या कौन सी नीति की, राज पर्शबोधन की नीति के तहत इनका साम्राज्य अपने राज्य के अंदर मिला लिया। ये इसकी नीति, यानी इनको हरा करके इनका पूरा का पूरा राज्य गुप्त साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों, जिसमें थे कौशल, महाकांतार, कोरल, कोटूर, पिष्टपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमुक्त, वेंगी, या इसका वेंगी का और भी नाम प्राप्त होता, वेगड़ी ऐसा नाम भी प्राप्त होता है, पल्लक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर आदि के शासकों को पराजित किया था। लेकिन उसने उन्हें कैसी ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाकर उनके साथ में क्या कर दिया, इन राज्यों को मुक्त कर दिया। अब देखो ऐसा क्यों कर दिया, इसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी, जो कि उस समय के लिए एक शासन के लिए बहुत ही अति आवश्यक थी। और समुद्रगुप्त ने एक कुशलता का परिचय देते हुए ही इस तरीके की नीति इन शासकों के प्रति अपनाई थी। सबसे पहले इस नीति के बारे में क्या थे, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इस नीति यानी ग्रहण यानी शत्रु पर क्या करना, अधिकार करना, मोक्ष यानी शत्रु को वापस छोड़ देना, मुक्त करना, अनुग्रह यानी उसका राज्य वापस लौटा देना और फिर से उसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। वो जानता था कि दूरस्थ भागों पर प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं है, यानी असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। इस कारण उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की व्यवहारिक नीति का अवलंबन किया, यानी उन पर अपना अधिकार किया, बाद में उनको छोड़ दिया, उनसे कर आदि वसूल करके उनको अपना राज्य चलाने दिया। और आप इतिहास के अंदर आगे भी जब हम देखेंगे मध्यकाल के अंदर, तो औरंगजेब हुआ, मुगल वंश का शासक था औरंगजेब, जिसने दक्षिण भारत पर अधिकार के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। उसमें वो अंत जो फाइनल रूप से हम कहेंगे तो वो असफल रहा और दक्षिण भारत ही उसकी कब्रिस्तान बन गया और वहीं वो उसकी मृत्यु हो गई। तो उससे पहले इस परिस्थिति को उसने समझा समुद्रगुप्त ने, और वहाँ पर अपना प्रत्यक्ष शासन नहीं चलाया, सिर्फ उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार की, उनसे कर वसूल किया और उन्हें अपना राज्य करने दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्रगुप्त ने जो मध्य भारत के जो 8वें राज्य थे
उनको भी क्या किया, इसने विजित किया और इन आठविक राज्यों को अपना क्या करा दिया, भ्रात्य बना दिया। आठविक राज्य कौन सी, जो वन्य जाति थी उनके खिलाफ इन्होंने कार्य किया, क्योंकि ये समुद्रगुप्त के लिए बहुत ही सिर दर्द बन गई थी। जो कहाँ पर स्थित थी, जो डहाल क्षेत्र था उसके अंदर ये स्थित थी। और इसी के बाद में उसने जो सीमांत प्रदेश है वहाँ के जो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्य थे वो भी इससे डर गए और डर के मारे उन्होंने इससे अधीनता स्वीकार कर ली। यानी जैसे जैसे समुद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसके बढ़ते प्रभाव के कारण इन विभिन्न राज्यों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें उत्तर पूर्व भारत का जो समतट है, डवाक है, कामरूप, नेपाल, करतपुर और पश्चिमी भारत के जो 9 गणतंत्र हैं उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इनमें हम 9 गणराज्यों में देखेंगे आबिर, अर्जुनयन, मालव, योधे, मर्द्रक, पार्जुन, सनकानिक, काक और खरप्रिक थे। इसके साथ उसने सर्वदानाज्ञाकरणम प्राणायाम की नीति का अवलंबन किया। यानी ये सबके साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से और हर प्रकार की देखेंगे आप इनकी नीति के अंदर कितनी विविधता थी। जो प्रथम चरण था उसके राज्यों को तो सीधे अपने राज्य में शामिल कर दिया, दक्षिण के राज्यों को कर आदि लेकर के उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने दिया गया, लेकिन जो यहाँ के राज्य थे उनको लिए सर्व कर दानम और आज्ञा मनवाई उनसे जो प्राणायाम किया, यानी अपने उनके प्रति आस्था प्रकट की। इन नीति का पालन करते हुए उनके शासन को क्या किया, जारी रखने दिया गया। इसके अलावा अब विदेशी शासकों के प्रति उसकी कैसी नीति थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और हमें इनके बारे में जिसमें देवपुत्र, ये पूरा नाम है देवपुत्र शाही शाहनुचय, जो उसमें जो उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर जो विदेशी शासक थे उनके बारे में आया गया। और इसका तात्पर्य है उस समय के यहाँ के जो कुषाण शासकों के जो वंशज हैं उनके बारे में ये शब्द प्रयोग में लिया गया। इसके अलावा शकमुरुंड है, सिंहल द्वीप है यानी जो श्रीलंका है, साथ में जो सर्वद्वीपवासी ने, इन राज्यों को उन्होंने क्या किया, विजयी किया था। तो यहाँ के शासकों ने भी समुद्रगुप्त की भय से जो भयभीत होकर उससे मैत्री याचना की और उनके सामने क्या किया, कैसी नीति की, आत्मनिवेदन किया। यानी गुप्त सम्राट के सामने स्वयं वो हाजिर हुए, कन्योपासना की, यानी अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजघराने में किया। गुरुत्मंदितम यानी अपने विषय या भुक्ति के लिए गुरुड़ अंकित मोहर से छपे इन्होंने शासनादेश जो क्या किए, प्राप्त किए थे। किसके लिए, अपने लिए। ये सारा एक ही साथ में जो शासन की क्या की थी, इन्होंने याचना की थी। इस नीति का इन्होंने अनुसरण किया। तो इस प्रकार जो 5 चरण हैं, इन 5 चरणों के अंदर हम उसकी इस दिग्विजय की नीति को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने अधीन करके भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा और उससे ही कहीं अधिक भूभाग उसका लोहा मानता था, यानी उसके भय से कांपता था, उसका सम्मान करता था, जो उसकी यथार्थवादी ही नीति का प्रतीक था। स्मिथ ने समुद्रगुप्त ने इनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन का, लेकिन मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल के अंदर कभी भी पराजित नहीं हुआ, जबकि नेपोलियन अपने जीवन के अंतिम समय में कई बार पराजित हुआ और अंत में अपना जीवन दुख में व्यतीत करना पड़ा। निर्जन द्वीप पर उसको भेज दिया गया, जहाँ वो उदर की समस्या से कष्ट पाते हुए बुरी तरीके से वो मौत मरा, जबकि ऐसा नहीं। ये एक विजय के साथ में गौरवान्वित रूप से इसने अपने मृत्यु का, अपने जीवन का अंत किया था। तो इस तरीके से ये जो भारत का नेपोलियन कहना अपने आप में समुद्रगुप्त और उनकी विजयों का क्या है, अपमान है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसका शासनकाल रहा 275 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों से संपन्न था। ये सर्वश्रेष्ठ था, ये समुद्रगुप्त से भी कई कदम आगे था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय ने कर दिया। यानी इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी जो स्थिति है उस स्थिति को इसने बहुत ही सुदृढ़ कर लिया था। जो ये इसने पहले क्या किया, नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, उससे इसने विवाह किया और उससे ये इसकी पुत्री उत्पन्न हुई थी प्रभावती गुप्त।
जिसका विवाह उसने वाकाटक शासक से पहले इस पर आक्रमण किया, इसको पराजित किया, बाद में अपनी पुत्री का इसके साथ में विवाह कर दिया। तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था, लेकिन वो इसके बारे में वर्णन नहीं करता। फाहियान अपने विवरण में कहीं भी अपने समय के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन नहीं करता है। उसके दरबार में कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान थे, यानी जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, वैसे ही 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी थे। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए, यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। इससे पहले जो आगे वाले शासक हुए, जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने किसी प्रकार के सिक्के जारी नहीं किए। पहली बार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए, उसके बाद समुद्रगुप्त ने जारी किए, लेकिन इन्होंने भी चांदी के सिक्के जारी नहीं किए, क्योंकि उस समय जो पश्चिमोत्तर भारत, जो गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ के शक शासक जो चांदी के सिक्के जारी करते थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसने शकों पर क्या की थी, अपनी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी नीति सुदृढ़ की। ऐसा आपसे क्वेश्चन आए, ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जिसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा और कदम वंश की राजकुमारी से संवय विवाह किया, और वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। इससे उसने अपने आस पड़ोस के प्रभावशाली शासकों से मित्रता और संरक्षण प्राप्त हो गया, ताकि वो क्या करे, अपना विजयी अभियान जारी रख सके और अपना जो राज्य, उस राज्य को भी वो सुचारू रूप से चलाए रख सकते। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया था, और सौराष्ट्र प्रायद्वीप को भी उसने क्या किया था, विजित किया था। उसने पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया, और इन शकों को पराजित करके उसने एक उपाधि धारण की थी, शकारी की। शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराया, और इससे गुजरात, मालवा और काठियावाड़ और गुप्त साम्राज्य उसके क्या बन गए, अंग। और हुणों की सक्रियता को देखते हुए उसने उत्तर पश्चिम के गणराज्यों का भी अपने राज्य में विलय कर दिया, ताकि जो भारत का जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है, जो भारत की कमज़ोर कड़ी है, उस कमज़ोर कड़ी को मजबूत किया जा सके। मेहरौली अभिलेख से भी विदित होता है कि उसने पश्चिम में बहालिक यानी बैक्ट्रिया के शासक और पूर्व में बंग या बंगाल में अपनी सत्ता का विस्तार किया, और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाने से राज्य के समुद्री व्यापार व गुजरात प्रांत के संसाधनों में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पराक्रम और शौर्य से गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का चतुर्दिश यानी चारों दिशाओं के अंदर विस्तार किया, और अपने यश में क्या की, वृद्धि की। तो ये गुप्त वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने विस्तृत पैमाने पर अपने राज्य का विस्तार किया, जिसकी जो व्याख्यान विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, अभिलेख आदि में प्राप्त होती है। और जैसे एक हम बात करें, इसका जो संधि विग्रह था वीरसेन, जिसने एक उदयगिरी का गुहा अभिलेख लिखा, उसमें इसके लिए शब्द, अर्थ, ज्ञान, व्याकरण, राजनीतिज्ञ आदि का मर्मज्ञ, कवि और पाटलिपुत्र का भी निवासी बताया गया। तो इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, जिसका काल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा था। तो देखो, जो अभी नई बुक्स है उसके अंदर भी इसके जो समय है, उस समय में थोड़ा परिवर्तन कर लिया गया है, और वो है यहाँ 412 ईस्वी तक लिखा मिला है, 412 से 455 ईस्वी तक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त, जिसे कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है, वो गद्दी पर बैठा, और उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी की। यानी जो गुप्तों के अंदर सर्वाधिक जो मुद्राएं वो कुमारगुप्त ने ही जारी की थी। बयाना का मुद्रा भट्ट जो राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर स्थित है, वहाँ से कुमारगुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिली है। वैनसांग ने कुमारगुप्त का नाम चक्रादित्य बताया। वैनसांग एक वर्णन करता है जिसके अंदर
जो कुछ दान दिए जाने का उल्लेख करता है, उस दान के अंदर इस कुमार गुप्त प्रथम का भी नाम आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कुमार गुप्त जो प्रथम है उसी को ही शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है, जिसने जो नालंदा विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय की इसने स्थापना की थी। कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्य मित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, और यहीं से गुप्त साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। यानी गुप्त साम्राज्य जो अच्छा पीरियड था, जो हम कह सकते हैं स्वर्ण पीरियड, वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर, अब सूर्य ढलान की ओर चल चुका था। और संवत नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी कुमारगुप्त ही था, जिसने एक मंच और प्रशस्ति इसकी मिलती है, जिसमें 10 में सूर्य मंदिर बनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसके शासनकाल का पहला शिलालेख है विल्सर शिलालेख, और विल्सर शिलालेख के अंदर कुमारगुप्त प्रथम को चारों समुद्रों का विजेता कहा गया। तो अपने आप में इस तरीके की जो उपाधियां हैं और इसके काल को महत्वपूर्ण सिद्ध करती है। और जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो अभिलेख भी इसी कुमारगुप्त के मिले, और वो कितने हैं, संख्या में 18 हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में, जिसका शासनकाल है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। तो स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में उसे मल्लेच के रूप में उल्लिखित हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। हालांकि कई सारी बातों में कहीं मल्लेशों की जानकारी प्राप्त होती है, तो कहीं विदेशी, जैसे चंद्रगर्भ परिप्रसा नामक ग्रंथ है, उसमें विदेशियों पर विजय की बात की जाती है। तो ये कहीं न कहीं हुणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको हुणों के आक्रमण का उस समय सामना करना पड़ा था, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख के अंदर भी मिलता है, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिलती है। यानी वो क्या करता है, इनको पराजित कर देता है, और उनकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि भी मिलती। 2 शासक हैं जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, एक था चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा है स्कंदगुप्त। इन दोनों की विक्रमादित्य उपाधि हमें प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में प्रणदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार करवाया था, जो इसी के समय के अंदर यहाँ का जो गवर्नर रहा, उसने जो चक्रपालित था, जो प्रणदत्त का ही पुत्र था चक्रपालित, उसने इस झील का क्या किया था, पुनरुद्धार करवाया था। इसके अलावा इसने झील के किनारे पर एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रसित हो गया। यानी जो पतन है, वो पतन इस समय गुप्त साम्राज्य का स्पष्ट रूप से जो दिखना प्रारंभ हो गया था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख और चंद्रगुप्त परिप्रसा, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदि अभिलेखों से और साहित्यिक स्रोतों से हूण आक्रमण का वर्णन हमें प्राप्त होता है, एवं चंद्रगुप्त द्वारा उनको पराजित करने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। और ये संभवतः उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हुआ, जो हमेशा से ही भारत का वीक पॉइंट रहा है। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो इसी क्षेत्र से हुए। हालांकि इसने अपने समय के अंदर अपने साम्राज्य को स्कंदगुप्त ने अक्षुण्ण बनाए रखा, उसमें एक रत्ती भर भी कमी नहीं होने दी, लेकिन इनके निरंतर आक्रमणों से गुप्त राज्य कमज़ोर हो गया था। तो स्कंदगुप्त ने वहाँ शत्रुओं, पुष्यमित्रों और हूणों को परास्त कर गुप्त साम्राज्य को भीषण संकट से बचाया, एवं गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, स्थायित्व की व्यवस्था प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त उसने वाकाटकों और नाग वंश के आक्रमण को भी असफल करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य की क्या की थी, रक्षा की, और अपने साम्राज्य के क्षेत्र में वृद्धि यानी बढ़ोतरी की। इन सब को पराजित करके अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। जो साम्राज्य उसको पैतृक साम्राज्य मिला उसको वैसा ही बनाए दे, उसमें कोई कमी नहीं आने दी, और अपने प्रशासन को भी सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करके गुप्त साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। इस कारण जो व्यक्तित्व के मैंने 3 शासक आपको बताए, उसमें से तीसरा शासक यही है जिसमें आपको पूछा जा सकता है स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व, उसकी उपलब्धियों से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके कारण इसके बारे में विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्कंदगुप्त ने इन समस्याओं का जो सामना है
बड़े ही साहस के साथ में, धैर्य और साहस के साथ में इनका मुकाबला किया और वो इसमें बहुत ही सफल भी रहा था। और उसने जो विघटनकारी प्रवृत्तियाँ, उन प्रवृत्तियों पर भी क्या लगाई, इसने रोक लगाई। उसके शौर्य का ये जीवंत प्रमाण है कि अनेकानेक विपत्तियां होते हुए भी उसने बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी इसके आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ से इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी इसने अपनी योग्यता के बल पर इन सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। स्कंदगुप्त की सफलताओं का आधार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसने ऐसी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था और जनहितकारी व्यवस्था प्रदान की थी और इसी व्यवस्था के कारण उसके साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। उसने पश्चिमोत्तर सीमा का महत्व समझा और उसकी सुरक्षा के लिए सबसे समुचित प्रबंध किया और इसी कारण उसका साम्राज्य वो अक्षुण्ण बना रहा। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया और योग्य प्रांतपतियों की नियुक्ति की, जो विशेषकर उसके प्रति जिम्मेदार थे और साथ में पूर्ण रूप से वो प्रजा हित को महत्व देते थे। यही महत्वपूर्ण बात है। अगर राज्य के कर्मचारी यदि प्रजा हित को महत्व देंगे तो राजा, कोई भी राजा या शासक जो अपनी जनता की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से उतना नहीं सुलझा सकता, वो अपने अधिकारियों पर ही निर्भर रहता है कि वो उसकी नीतियों का सफलतापूर्वक संचालन करें। तो ये सारी की सारी बातें उसने अपने प्रांतपतियों के माध्यम से, अपने योग्य अधिकारियों के माध्यम से उसने जो सही तरीके से उसको संचालित करवाया था। वो प्रजा पालक यानी प्रजा का अच्छा पालन करने वाला, उदार तथा धर्म सहिष्णु शासक था। उसने साम्राज्य के सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी जैसी धार्मिक नीति अशोक ने रखी थी वैसी ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति का इसने भी अवलंबन किया था। उसका बुद्धिमत्तापूर्ण जो शासन था, उसके शौर्यपूर्ण युद्ध थे, उसकी स्वदेश भक्ति, इन सब ने स्कंदगुप्त को एक महान गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया। यही लाइन आपका क्वेश्चन बनाती है कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त एक महान गुप्त सम्राटों में से एक था, या यहाँ से ये सीधी लाइन आ सकती है कि कैसे आप कह सकते हो कि स्कंदगुप्त का बुद्धिमत्तापूर्ण शासन, उसके शौर्यपूर्ण युद्ध, उसकी स्वदेश भक्ति, इन सब ने स्कंदगुप्त को महान गुप्त सम्राटों में से एक बता दिया। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसमें इसकी जो अभी हमने पढ़ी उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को पॉइंट बना करके आपको लिखना है। उसकी मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया और ये गुप्त साम्राज्य विभाजन की दिशा की ओर अग्रसर हो गया था। तो इसी के साथ जो इस वंश का अंतिम जो सुयोग्य व्यक्ति था वो समाप्त हो गया और अब जो गुप्त साम्राज्य के जो बुरे दिन है वो प्रारंभ हो गए। अब हम देखेंगे सुदर्शन झील के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न शासकों से संबंधित है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अंदर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, इसके समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने जनता के कल्याण के हेतु सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में रुद्रदमन द्वारा इसकी जो मरम्मत करवाने का भी उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, यानी एक ही जगह मिले हैं इनके, अशोक का अभिलेख, रुद्रदमन का अभिलेख और स्कंदगुप्त का अभिलेख, ये तीनों ही अभिलेख जो गिरनार पर्वत है वहाँ से हमें प्राप्त हुए। उस अभिलेख के अनुसार भारी वर्षा के कारण जो ये झील है, इसके टूटने, भारी वर्षा के कारण क्या हुआ, जो टूटने से झील का बांध का क्या किया, इसने पुनर्निर्माण करवाया और सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल था प्रणदत्त का पुत्र और गिरनार का प्रशासन चक्रपालित ने करवाया था। जो सुदर्शन झील है प्राचीन भारत के जो शासकों द्वारा जल प्रबंधन और संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिसमें देखो अभी हमने जो बात की इसमें कौन कौन से शासक संबंधित है, जिसमें जो हम आगे वैसे तो पढ़ेंगे इस रुद्रदमन के बारे में इस पॉइंट को। तो इस झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वैसे पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया। इसके बाद में अशोक के समय इस सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई, जो अशोक के समय का यहाँ का प्रांतपति तुषास्प था उसके द्वारा। उसके बाद में स्कंदगुप्त के समय भी, जो भी हमने पढ़ा, स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का जो जीर्णोद्धार करवाया गया और बाद में रुद्रदामन के समय भी इस झील की मरम्मत करवाई गई थी। ये सारे के सारे शासक इस सुदर्शन झील से संबंधित है। अब हम देखेंगे इसके जो अंतिम सम्राट कौन कौन रहे थे
यानी परवर्ती शासक गुप्त वंश के। तो स्कंदगुप्त के पश्चात महत्वपूर्ण शासक हुए जैसे पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, बालादित्य और कुमारगुप्त तृतीय। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो शासक हुआ था विष्णुगुप्त हुआ था। अब थोड़ा सा मैं इन शासकों का आपको क्रम बता दूं। तो इनके बाद में जो पहले नंबर पर हुआ था स्कंदगुप्त, इसके बाद हुआ था कुमारगुप्त द्वितीय, ये दूसरे नंबर पर हुआ था। फिर तीसरे नंबर पर यह हुआ था बुधगुप्त। फिर हुआ था चौथे नंबर पर ये नरसिंहगुप्त बालादित्य, ये साथ में इसका नाम है नरसिंहगुप्त बालादित्य। और उसके बाद शासक हुआ था भानुगुप्त। भानुगुप्त के बाद में शासक हुआ था वैन्यगुप्त। और वैन्यगुप्त के बाद में शासक हुआ था ये कुमारगुप्त तृतीय। और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। तो इसी के साथ जो धीरे धीरे हैं वो उसका राज्य भी क्या हो गया, सीमित होता गया। और संवत बंगाल के गौड़ों ने अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखें। गुप्त साम्राज्य को समाप्त किसने किया? तो बंगाल के जो गौड़ शासक थे उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। अब देखेंगे गुप्तों के पतन का कारण, जिसका मूल कारण है केंद्रीय शक्ति का दुर्बल हो जाना। इससे पहले स्कंदगुप्त तक जो भी शासक सत्ता थी वो केंद्रीय शक्ति जो ताकतवर थी और प्रबल शक्ति थी, इस कारण उन्होंने सारे शासन को अपने केंद्रीकृत रखा। और जैसे ही दुर्बल शासक आए, जो भी हमने पढ़ा, इनके कारण केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई। और जो छोटे छोटे जो उस समय सामंत या शासक वर्ग थे जो इसके अधीन थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने को केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने के कारण खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने गुप्त सम्राटों को बौद्ध धर्म की ओर झुकाव होने के कारण उनके पतन के कारण जिम्मेदार बताया, क्योंकि थोड़ी इनकी थ्योरी अलग है। इनकी थ्योरी अलग इस टाइप से है क्योंकि जो ये मानते हैं, ये गुप्तों को ब्राह्मण वर्ग से संबंधित मानते हैं, जो उत्पत्ति वाला। इस कारण ये कहते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म की गुप्त सम्राटों ने अवहेलना करके बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया। इस कारण जो क्या हो गया, इस साम्राज्य का जो पतन हो गया, ये एक संकीर्ण विचारधारा कह सकते हैं जो कि मान्य नहीं है। गुप्त सम्राटों ने सैनिक शक्ति और शांतिपूर्ण विदेश नीति का पालन नहीं किया। हम देखते हैं कि जो भी चाहे समुद्रगुप्त था, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय था या फिर स्कंद, इन सब ने आक्रामक विदेश नीति का पालन किया और विदेशी शासकों को क्या किया, उनको पराजित किया, जिसके कारण विदेशी शत्रुओं, शक्तिशाली सामंतों और अधीनस्थ शासकों को क्या हुआ, लाभ उठाने का अवसर मिला। जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई और इन्होंने इस प्रवृत्ति का क्या लाभ उठाया और अनंत गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, विघटन हो गया। तो आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में। धन्यवाद। अब देखेंगे गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। तो प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला आदि के क्षेत्रों में जो विकास की चरम सीमा गुप्त काल के अंदर ही प्राप्त होती है। यानी गुप्त काल जो भारत का ऐसा काल है जिसमें भारत ने हर क्षेत्र के अंदर भारत ने बहुमुखी विकास किया। इसी कारण गुप्त काल को भारत का जो स्वर्ण युग कहा जाता है। और ऐसा हुआ क्यों, इसके हम परिप्रेक्ष्य के अंदर हम देखेंगे तो इस समय जो भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हुई थी और इसी कारण जो गुप्त काल भारत का क्या कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। और इसी काल के अंदर उत्तर भारत के कई नगरों का भी क्या हुआ, पतन हुआ। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात ये है महत्वपूर्ण कि गुप्तों के पास भारी मात्रा में सोना था और इसी भारी मात्रा में सोने के कारण गुप्त काल के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व जो विकास हमें देखने को मिलता है। और जो गुप्त शासक थे उन्होंने ही सबसे अधिक जो सोने हैं, स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो जो कुछ अमीर या रईस लोग होते थे वो अपनी आय का कुछ भाग कला और साहित्य की साधना में लगे लोगों का भरण पोषण में लगा देते थे। और इसमें से जैसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने ये कला और साहित्य दोनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण संपोषक हुए। तो इसके कारण क्या हुआ, गुप्त काल के अंदर जो कला है और साहित्य उसके क्षेत्र में अभूतपूर्व क्या हुई प्रगति। तो इस युग की कला में भारतीयकरण, यानी ये देसी कला हमारी अपनी भारतीय कला है, इसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति की गई है, इसमें भावों का चित्रण किया गया है, इसमें हर आकृतियाँ जिससे बोलने लगती वो कुछ कहती हैं। आध्यात्मिकता का भाव है, जो फूलरता लिए हुए नहीं है मूर्तियाँ, उसमें आध्यात्मिकता का अंकन है। इस काल की कला में
रूढ़िवादिता का अभाव है, जो परंपरा से रूढ़ियों से चली चलाई बातों के आधार पर चलने वाली वो नहीं, यथार्थ को स्पष्ट करने वाली स्वाभाविक है यथार्थवादिता का अंकन यहाँ किया गया है। सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक जो कुदरती सौंदर्य है उस सौंदर्य के अनुरूप यहाँ सर्जन और आध्यात्मिक आदर्श, कला, तकनीकी की सादगी, अभिव्यंजना, लावण्य और लालित्य का क्या किया है, संयमित प्रदर्शन किया है। और यही सारी विशेषताएं इस गुप्त काल जो कला है उसको सर्वश्रेष्ठ बताती है। और इसी कला के अंदर हम अब देखेंगे वास्तुकला, बहुत ही महत्वपूर्ण। कला को हम अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड करके देखते हैं, जिसके अंदर वास्तुकला के अंदर हम देखेंगे मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। पहली बार हमें गुप्त काल के अंदर जो मंदिर है वो मंदिर हमें देखने को मिले, और गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो भारत के अंदर 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली है, उत्तर भारत में नागर शैली है, तो दक्षिण भारत के अंदर जो द्रविड़ शैली है, और जो मध्य भारत के अंदर इन दोनों की मिक्स में बेसर शैली के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो गुप्त काल के अधिकतर मंदिर है वो नागर शैली के अंदर निर्मित हुए थे। इस मंदिरों की विशेषता क्या है, इसकी आधार पीठिका है, यानी नीचे से चबूतरा बना उसके ऊपर निर्माण किया हुआ है। उसके बाद में मंदिर के अंदर हम जाएंगे तो मंदिर के पीछे वाले भाग में यहाँ पर गर्भगृह, उसके आगे फिर सभा मंडप है यहाँ पर, फिर मंदिर के ऊपर क्या किया गया, शिखर का निर्माण किया गया, फिर अंतराल ये छोड़ा गया और पद दक्षिणा पर जिसके चारों ओर घूमकर लोग क्या करते हैं, मंदिर के चारों ओर जो फेरी लगाते हैं उसका पद दक्षिणा पंथ है। तथा इसके द्वार है, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के द्वारों पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ। ये ही गुप्त काल की एक विशिष्ट पहचान है, जहाँ पर जो द्वार है, प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम कहते हैं, वहाँ पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ लगी हुई है। ये सारी की सारी इस गुप्त काल के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यहाँ के जो मंदिर हैं वो ईंट और पत्थरों से निर्मित है। इस मंदिरों के अंदर हम प्रमुख देखेंगे जैसे तिगवा का मंदिर। तिगवा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। भीतरी गांव का जो लक्ष्मण मंदिर है ये कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। जो भूमरा का शिव मंदिर है ये सतना मध्य प्रदेश के अंदर इसे। जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है ये वाला, ये कहाँ पर स्थित है, पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और जबकि ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है, झांसी उत्तर प्रदेश, जहाँ कर ललितपुर के अंदर स्थित है। तो इस मंदिरों के अंदर जो तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये मंदिर एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये मंदिर स्थित है। इसके आप नीचे इसकी आकृति भी देख सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है और इस साइड में ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये वाला है अपने लक्ष्मणगंज जो लक्ष्मण मंदिर है भीतरी गांव का। इस साइड में ये दिया गया है, ये समुद्रगुप्त का एक स्वर्ण सिक्का है, उस सिक्के की आकृति दी गई है। तो इन मंदिरों के अंदर हम देखेंगे क्रमश मंदिर की योजना आकृति में सतत विकास दृष्टिगोचर होता है, यानी जैसे जैसे प्रारंभ में मंदिर शिखर विहीन थे तो बाद के मंदिरों में शिखर पद दक्षिणा पद, हर क्षेत्र के अंदर बाहरी जो मंदिरों की कलाकृति है उस कलाकृति के अंदर क्या हुआ, विकास होता चला गया। इसके अतिरिक्त मंदिरों के अतिरिक्त विहार हैं, जो बौद्ध धर्म से स्तूप भी बहुत, गुहा है, चैत्य, इनका भी निर्माण हुआ। इन गुफाओं के अंदर प्रमुख जो अजंता है, बाघ, एलोरा और उदयगिरी के गुहा मंदिर, धमेक स्तूप, महाबोधि मंदिर जो बोध गया बिहार, जिसमें अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, बाघ और उदयगिरी की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जो उस समय की गुप्त काल की कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट नमूने हमें उपलब्ध करवाती हैं। अब देखेंगे मथुरा कला। तो मथुरा कला के इस समय भारत में 3 स्थल थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। ये मूर्ति कला के इस समय प्रमुख केंद्र थे। मूर्तियां धातु, पत्थर और मिट्टी की बनाई जाती थी, और परिधानों की महत्ता, अलंकृत प्रभामंडल, जो मूर्तियों के पीछे इस टाइप का जो सूर्य जैसा होता था, अलंकृत प्रभामंडल, विशेष उनकी केस यानी जो हेयर स्टाइल थी, मुद्रासन यानी बैठने की मुद्रा थी, पद्मासन में है, ध्यान मुद्रा है, किस टाइप की मुद्रा के अंदर वो बैठे हैं, आध्यात्मिकता है, सरलताएं और भारतीयकरण मूर्ति कला की ये प्रमुख विशेषताएं। जो पहले हम इससे आगे और देखेंगे जो गांधार आदि मूर्ति कला जिसमें यूरोपीय प्रभाव है, लेकिन यहाँ की ये जो मूर्ति कला है
इसमें नितांत भारतीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इस मूर्तिकला की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रतिमा निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार होता है, जिसमें सुल्तानगंज जो भागलपुर बिहार के अंदर वहाँ की बुद्ध की प्रतिमा है, मथुरा से जो महावीर की मूर्ति है, देवगढ़ और मथुरा की जो विष्णु की मूर्ति उत्तर प्रदेश में, एरन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, एरन और उदयपुर की जो वराह की मूर्तियाँ हैं, ये सभी गुप्तकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, यानी इस मूर्तिकला के क्या है, उत्कृष्ट उदाहरण हमें प्रस्तुत करते। यहाँ की जो शिव की अर्धनारीश्वर रूप की भी रचना गुप्त काल के समय ही की गई, जिसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जितना भी कला के क्षेत्र में विकास हुआ वो गुप्त काल के अंदर दृष्टिगत होता। आप देखेंगे हम चित्रकला, तो गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और ग्वालियर की बाघ की गुफाओं के अंदर हमें देख, अजंता महाराष्ट्र और ग्वालियर मध्य प्रदेश, यहाँ की गुफाओं में अजंता के चित्रों के अंदर हम देखेंगे तो चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध और बोधिसत्व और जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य हैं। यानी इनमें क्या है, जो अजंता के चित्र, इसमें विशेषकर बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें चित्रांकन किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों का यहाँ पर अंकन किया गया है। और जातक कथाएं को और बोधिसत्व जो क्या है, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, इनका अंकन और प्राकृतिक जो दृश्य उसका भी सुंदर समन्वय यहाँ हुआ है। तो इन कला की कुछ विशेषताएं हम देख लेंगे, जैसे सुंदर कल्पना की गई है, रंगों की जो प्रवाह है वो देखने योग्य है, रेखाओं का लालित्य बेजोड़ है, विषय वस्तु की भी विविधता है जो इसको क्या बनाती है, रंगीन और मनमोहक बनाती है, अभिव्यक्ति से संपन्नता है और अभिव्यंजना के कौशल के कारण ही जो अजंता के चित्र है वो अद्वितीय हैं। यहाँ से मुख्य रूप से इसमें गुफा संख्या 16 मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वैसे ये गुफाएं 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई थी, लेकिन इन गुफाओं के अंदर जो गुप्तकालीन जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं वो महत्वपूर्ण कौन सी, गुफा संख्या 16, 17 और 19, ये तीनों ही गुफाएं गुप्तकालीन है। बाकी गुफाएं जो अन्य काल विशेष से संबंधित हैं, जो विभिन्न कालों के अंदर इनका क्या हुआ है, निर्माण किया गया है। जो सारी की सारी, सॉरी मैंने आपको जो गलत बताया था, दूसरी सदी से 7वीं तक, कौन सी है, 7वीं सदी तक है, दूसरी सदी से ये लगाकर 7वीं सदी तक इन गुफाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और विभिन्न शासक वर्ग से ये संबंधित रही है, जिनमें से ये 3 गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। हालांकि इनका निर्माण या इनको संरक्षण गुप्त शासकों ने नहीं दिया था, फिर भी इसका निर्माण गुप्त काल के अंदर होने के कारण ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे कि गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी सहित अवलोकितेश्वर, यशोधरा और राहुल आदि के प्रसिद्ध चित्र। इसमें क्या है, जो मरणासन राजकुमारी है, इसमें एक राजकुमार जो कहा जाता है कि बुद्ध के ही भाई की है पत्नी है, जो मरने के ऊपर गई हुई है, यानी अंतिम समय की अंतिम घड़ियां गिन रही है। और आस पड़ोस में शोकाकुल जो परिवार स्वजन खड़े हैं, उसका मार्मिक चित्रण इस मूर्ति में किया गया है। दूसरा ये अवलोकितेश्वर, ये बुद्ध का जो बोधिसत्व है उसके अवतार के रूप में आए हुए, उसका यहाँ पर अंकन किया गया है। और अगले दृश्य में जो महात्मा बुद्ध जब घर छोड़कर जाते हैं तो यशोधरा और राहुल आदि के प्रसिद्ध चित्र हैं। और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला का, इसमें बहुत ही सर्वोत्कृष्ट चित्र मिले। इसमें एक चित्र माता और शिशु का है, जिसमें माता शिशु को स्तनपान करवा रही है। बाघ से 9 गुफाएं मिली है। बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्र लौकिक जीवन थे। अजंता के जो चित्र है वो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है, जबकि बाघ की गुफाओं के जो चित्र हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित हैं, जिसमें तत्कालीन वेशभूषाएं, केश विन्यास, प्रसाधन आदि की हमें जानकारी देती है। यह संगीत और नृत्य आदि के प्रसिद्ध जो दृश्य हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? यह बाघ की गुफाओं के अंदर, जहाँ विभिन्न मुद्राओं के अंदर नृत्य, नाटक, अभिनय कला आदि का वर्णन इस समय किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत, नाटक, अभिनय कला और नृत्य कला की गुप्त काल के समय अद्वितीय उन्नति हुई थी। समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना भी उसके संगीत प्रेम को स्पष्ट करता है। तो ये सारी की सारी बातें हमें ये स्पष्ट करती हैं कि गुप्त काल अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, जिसमें हर क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व विकास हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे
जो गुप्त काल का महत्वपूर्ण साहित्य है उस साहित्य के अंदर हम देखेंगे। साहित्य, तो गुप्त काल में साहित्य का भी अद्भुत विकास हुआ। साहित्य में संस्कृत भाषा और जटिल जो आलंकारिक शैली है उस शैली का विकास हुआ, और जिसका महत्वपूर्ण हमें देखने को समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मेहरौली प्रशस्ति आदि में देखने को हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो कवि भास द्वारा लिखित सोपन वासवदत्ता है, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम में आदि सुखांत नाटक और रघुवंश जैसे महाकाव्य, यानी इस काल के अंदर एक महत्वपूर्ण विशेषता, इस काल में सुखांत नाटक ही लिखे गए। इन ग्रंथों में सोपन वासवदत्ता में वासव और उदयन की कथा, शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है ये भी एक प्रेम प्रधान और सुखांत नाटक है जिसकी रचना शूद्रक ने की, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण सार्थवा जो सारुदत्त और गणिका वसंत सेना उसकी पढ़नेकर्ता का इसके अंदर वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और जो विश्व के साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान ये अभिज्ञान शाकुंतलम रखती है, जिसका विदेशी भाषाओं के अंदर भी अनुवाद हुआ, यानी जो यूरोपीय भाषा के अंदर अनुवाद होने वाला ये पहला भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम था, जिसके अंदर है क्या, इसके अंदर दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, विरह और विवाह की कथा का इसके अंदर वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण कालिदास का, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इसके महाकाव्यों में है महत्वपूर्ण रघुवंश, जिसमें रघुवंश से संबंधित कथाओं का इसमें वर्णन मिलता है, और विशेषकर ये रघुवंश के अंदर जो समुद्रगुप्त है उससे तुलनात्मक रूप से इसको लिखा गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय की सबसे बड़ी बात है कि इस समय के जो स्त्री और शूद्र जो होते थे वो प्राकृत भाषा और भद्रजन संस्कृत भाषा बोला करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इस काल में जो जितने भी पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, रामायण और महाभारत जो कि महत्वपूर्ण महाकाव्य, इनको भी अंतिम रूप से संकलन इसी काल के अंदर दिया गया। पुराणों के अंदर क्या है, जो प्राचीन आख्यान यानी मिथक आख्यान और प्रवचनों से भरा हुआ है, जो किस लिए लिखा गया, ये सामान्य लोगों को शिक्षा और बुद्धि विवेक देने के उद्देश्य से लिखे गए। ऐसे ही स्मृतियों की रचना की गई, जिसमें प्राचीनतम जो मनुस्मृति है, हालांकि मनुस्मृति इस काल से संबंधित नहीं है। इन स्मृतियों के अंदर हमें क्या सामाजिक धार्मिक नियम और कानून से संबंधित जो बातें बांधकर वो संकलित की गई, ये सारी की सारी इस समय। और रामायण के अंदर क्या बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है रामायण। तो रामायण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, जिसके अंदर राम और सीता जो प्रमुख दो इसके पात्र है, इसके अलावा अन्य इन दो पात्रों के माध्यम से लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षित किया गया है। जो दो तरीके की बातें इसमें दिखाई गई है, पहली बातें ये हैं कि जो परिवार रूपी संस्था है उस संस्था का आदर्श इसके माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति के अंदर जो पुत्र को पिता की आज्ञा और छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा माननी होती है, और स्त्री को पति के प्रति निष्ठा बरतनी पड़ती है। और दूसरी हम इसमें चीज़ देखेंगे, वो चीज़ हमारी ये है कि जो बुराई यानी अच्छाई की बुराई पर विजय दिखाई गई है, जिसमें रावण बुराई का प्रतीक है और राम क्या है, भलाई का प्रतीक है। और अंत में क्या होती है, असत पर सत की क्या होती है, विजय, कुव्यवस्था पर सुव्यवस्था की जीत इसके अंदर दिखाई गई है। और इसमें कथा क्या है, इसमें कथा है कि जो अयोध्या के राजा राम होते अपने जो सौतेली माता कैकेयी की साजिशों के कारण उसके पिता दशरथ उसको 14 वर्ष का वनवास दे देते। इसका वो पालन पोषण करते हैं और अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते हैं। और उसकी पत्नी को जब सीता को रावण ले जाता तो रावण को मारकर वो सीता को घर ले आते। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण इसमें हमें महाकाव्य के अंदर हमें महाभारत के अंदर क्या है, इसमें जो दो सचेरे भाई कौरव और पांडव दो समूह के आपसी झगड़े की कहानी इसके अंदर है। और अंत में इसमें भी जो असत्य पर सत्य की विजय दर्शाई गई है। इसके अलावा इस समय हम देखेंगे जो संस्कृत व्याकरण का भी बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हुआ, जिसमें अमर सिंह ने एक अमर कोश लिखा। इस अमर कोश के अंदर जो कृषि के साथ साथ जो व्याकरण की बहुत ही अच्छी जानकारी इसके अंदर प्राप्त होती है। और कहा तो ये जाता है कि जो अमर सिंह का जो अमर कोश है,
इसको जो आने वाले विद्यार्थियों को क्या करवा दिया जाता, रटा दिया जाता था। वैसे ही चंद्र गोबिंद ने चंद्र व्याकरण आदि ये व्याकरण के उस समय के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक एक नीति ग्रंथ लिखा। वैसे ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका, दिग्नाथ ने प्रमाण समुच्चय आदि दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना इसी समय की थी। वागपति राज का गौड़वोह, परवरसेन का सेतुबंध आदि जो भी जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उन सारे ग्रंथों की रचना भी इसी समय के अंदर हुई थी। तो इस कारण ये साहित्य की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। तो युग में जो लौकिक साहित्य, वो लौकिक साहित्य का जो बाहुल्य इस गुप्त काल के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे गुप्त काल के अंदर जो हिंदू विद्या, उन विद्याओं का संकलन देखेंगे। तो गुप्त काल जो मनुस्मृति के आधार पर हम कहते हैं कि नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में भी कानूनों का क्या किया गया है, संग्रह किया गया। जो महत्वपूर्ण कानूनों का संग्रह वो हमें इन स्मृति ग्रंथों में मिलता है। इनमें याज्ञवल्क्य स्मृति ये व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, जिसमें धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्य, शास्त्र आदि सभी विभिन्न पक्षों का इसमें उल्लेख किया गया, यानी नियम और कानूनों का संग्रह किया गया। नारद स्मृति में व्यवहार और न्यायिक विचार किए गए, जबकि बृहस्पति ने दीवानी और फौजदारी पक्षों का विवेचन किया है। कात्यायन ने कानून के 4 अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन को बताया। और प्राचीन भारत में गुप्तों की साहित्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। और प्राचीन भारत के जितने भी जब भी राजतंत्र रहा, उन सब के जो कानून है, नैतिक नियम है, आचार विचार, उन सब का आधार ये स्मृति ग्रंथ है। उनमें स्मृति ग्रंथों के अंदर भी सारे जो व्यवहारों का अच्छी तरीके से विवेचन किया गया, जो उस समय कानून का या संहिता कह सकते हैं उसका आधार थे। अब देखेंगे इस काल में नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा भारत का एक प्रमुख जो विद्यालय था, जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। संवत गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने इसका क्या किया, निर्माण करवाया था, जिसका विवरण हमें वैनसांग के विवरण से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वैनसांग चक्रादित्य के नाम से वर्णित करता और कहा जाता है कि उसने नालंदा में बौद्ध विहार को क्या किया था, दान प्रदान किया था। गुप्त व पूर्व गुप्त काल में इसकी ख्याति अपनी पराकाष्ठा पर थी और देश विदेश से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करते आते थे, जिसका भी वर्णन वैनसांग करता कि कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तुषार, तिब्बत आदि विभिन्न विदेशी देशों से यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। और यहाँ जो प्रवेश है तो वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। ऐसे ही किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता था उसी को इसके अंदर प्रवेश दिया जाता था। वैनसांग वर्णन करता है कि ये प्रवेश परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी, जिसमें केवल 20% छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। इसके अलावा यहाँ शिक्षकों और छात्रों की संख्या भी 10,000 से अधिक है, जिसका जो अनुपात है वैनसांग 5:1 बताता है। यहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग आदि की जो शिक्षा है वो दी जाती थी। यहाँ का एक विशाल पुस्तकालय भी स्थित था। गणमति, स्थिरमति, शीलभद्री आदि यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। इसके अलावा जो नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, दिग्नाथ जैसे भी प्रभावशाली और दिग्गज व्यक्ति यहाँ पर अध्यापन कार्य करवाया करते थे। अब हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो गुप्त काल के अंदर विज्ञान और तकनीकी की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में चाहे गणित हो, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ था। जिसमें हम देखेंगे आर्यभट्ट जिनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी के अंदर कुसुमपुर, पाटलिपुत्र यानी पटना, बिहार के अंदर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। उन्होंने गणित के अंदर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। गणित ज्योतिष के आधार पर 10 गीतिक सूत्र और आर्य शतक नामक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी, जिसमें उन्होंने पृथ्वी गोल है उसके दूरी पर घूर्णन के सिद्धांत का भी आर्यभट्ट ने विवेचन किया है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने ये पहली बार गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग शास्त्र के रूप में उसको स्थापित किया और उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो धरती है वो क्या करती है, अपनी धुरी पर वो घूर्णन किया करती है। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है।
इसकी आर्यभट्ट नामक एक महत्वपूर्ण कृति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम है, जिनका जन्म 600 ईस्वी के अंदर हुआ था। इन्होंने भाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा तथा आर्यभट्ट के ग्रंथों 10 गीतिका सूत्र और आर्याष्ट शतक पर इन्होंने टीका लिखी थी। इन्होंने भी खगोल और गणित के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वारामीर। वारामीर भिनमाल, जो राजस्थान के अंदर भिनमाल के अंदर रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 499 ईस्वी के अंदर। इन्होंने भारतीय और यूनानी ज्योतिष का समन्वय करके रोमक और पॉलिश सिद्धांत दिया। इन्होंने जो यूनानी लोगों का भारत पर प्रभाव आया, उस प्रभाव में से अच्छी चीज़ों को इन्होंने विशेषकर ज्योतिष के क्षेत्र को इन्होंने ग्रहण करके भारत और यूनान दोनों के ज्योतिष का इन्होंने समन्वय किया था। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जिनमें पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक आदि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति, खगोल विज्ञान की विस्तृत व्याख्या की थी। ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर बृहस्फुट सिद्धांत और खंडखाद, ये 2 अलग अलग ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथों की रचना की थी। ये भी यहीं के निवासी थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जबकि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारतीय दे चुके थे। तो इस प्रकार भारतीय प्रारंभिक समय से हर क्षेत्र के अंदर आगे थे। जो विज्ञान के क्षेत्र के अंदर हम बात करें, शून्य का सिद्धांत, दशमलव प्रणाली, ये सब की सब भारतीयों की देन है। भारतीयों के माध्यम से ये ज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा और यूरोप के देशों ने भारतीय ज्ञान को कॉपी पेस्ट करके सब जगह अपना नाम रख दिया। इसकी भी खोज हमने की। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने न्यूटन ने दिया। बाकी पृथ्वी की जो परिधि वगैरह वो कोपरनिकस ने बताई। वैसे पृथ्वी की परिधि आर्यभट्ट ने बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक तरीके से आज से कई सालों पहले आधुनिक यंत्र न होने के बावजूद भी बता दी थी। तो ये वो समय था जिस कारण हम गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हम उस समय विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कितने आगे थे और आज हम कितने पैसे रह चुके और पश्चिम के ऊपर निरंतर उनके ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। जबकि एक समय था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था और सारा विश्व बाहर से ही सीखा करते थे। नेक्स्ट हम चिकित्सा के अंदर देखेंगे तो औषधि शास्त्र का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका भी गुप्त काल के अंदर प्रबल विकास हुआ। जैसे वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का क्या माना जाता है, देवता माना जाता है, उन्होंने प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और शल्य चिकित्सक थे। इन्होंने नवनीतकम नामक आयुर्वेद पर एक ग्रंथ की रचना की और इस समय वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग होता था। पशु चिकित्सा भी बहुत सारे कार्य किए गए, क्योंकि सेना के अंदर हाथी और घोड़ों की बहुत आवश्यकता होती थी। इसी कारण पल कापी ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। इसके अलावा घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित भी ग्रंथ लिखे गए थे। भौतिक और रसायन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अध्ययन इसी समय हुए थे। जैसे हम बात करेंगे कणाद ऋषि की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत दिया। इन कणाद ऋषि के सिद्धांत पर ही अमेरिका ने जो परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो इस तरीके से भारतीय उस समय बहुत ही क्षेत्र में आगे थे। इनकी भी कहानी किसी से कम नहीं है। ये कोई छिलकेदार फल इनको प्राप्त हुआ था कणाद ऋषि को, उसके ऊपर से छिलका उतारते गए तब तक उतारते गए जब तक कि ऐसा पदार्थ प्राप्त नहीं हो गया जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी के आधार पर इन्होंने सिद्धांत दे दिया कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनता है। नागार्जुन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे। ये रसायन और धातु विज्ञान के ज्ञाता थे। इन्होंने सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थों का रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण का प्रमाणित किया एवं पारद यानी पारे का आविष्कार किया। इनकी खोज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पारे के आविष्कार द्वारा ये मानव को अमर बनाना चाहते थे, हालांकि बीच में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीके से भारत उस समय तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ था। हम सभी को प्रेरणा लेकर के मेहनत करते हैं तो क्या नहीं हो सकता। और हम इस ग्रंथ, खूब छुपा हुआ ग्रंथ है, उन ग्रंथों को में हम वो निचोड़ को निकाल कर अगर हम कुछ करने का प्रयत्न करें तो हमारी स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। तकनीकी का विशेष ज्ञान श्रेणियों के पास थे। श्रेणियों क्या थी? ये व्यापारिक संगठन थे।
जो धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने और ढालने की कला की उन्नति हुई। मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली के अंदर खड़ा है, जो सबसे इसका जो धातु शिल्प का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जिस पर आज लगभग 1600 वर्ष होने को आए, लेकिन उस पर आज दिन तक अभी जंग नहीं लगा, जबकि वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है। हर प्रकार के मौसम को वो सहन कर रहा है, फिर भी उस पर आज दिन तक जंग नहीं लगा, जो उस समय की जो भारतीयों की धातु शिल्प के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें वर्तमान समय के अंदर जो विभिन्न रासायनिक आदि टक्कर मार गए, लेकिन इसकी खोज नहीं कर सके आखिर इसमें मिलाया क्या गया है, जो इस पर जंग नहीं लगा इतने सालों के बाद। तो इस तरीके से भारतीय का जो तकनीकी कौशल है, जो महान भारतीय शिल्पकार हुए, ये जो सूखे क्षेत्र में रह करके अपना जीवन यापन किया, इस तरीके की बातें लौह स्तंभ की वर्षों पहले के जो पश्चिमी के किसी भी ढलाई घर के अंदर बनना संभव नहीं था। लेकिन दुख की बात हमारी ये है कि बाद के शिल्पकार इस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सके। हमारे अंदर हुआ क्या, ज्ञान को हम दूसरों को नहीं बांटते थे, हम ज्ञान अपनी संतानों को देना चाहते थे, और संतानें निकम्मी और अयोग्य थी जिन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। इस कारण वो ज्ञान दबा ही रह गया और उन व्यक्तियों के साथ में ही चला गया। ऐसे ही देखेंगे सुल्तानगंज जो बिहार के अंदर से प्राप्त हुई है, बुद्ध की 1 टन की जो तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है, ये भी उस समय की धातु शिल्प की बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा सिक्के, आभूषण, मोहरे आदि भी तकनीकी उपलब्धि की साखी। इस प्रकार गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अगर इसी तरीके की प्रगति वर्तमान में भी की जाए, इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए, तो वापस भारत अपना पहला गौरव प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में। गुप्त काल में आर्थिक जीवन भी बहुत ही समृद्ध था। विस्तृत साम्राज्य सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्षों, चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। अब देखेंगे पहला कृषि। तो स्मृतियों, व्रत संहिता, अमरकोश आदि में गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। तो इससे जो वर्तमान समय के अंदर पद्धति, उसी टाइप की पद्धति का प्रयोग उस समय किया जाता था। व्रत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का भी उल्लेख किया गया, जो उस समय हमारे जो कृषि क्षेत्र के लिए उन्नत ज्ञान को दृष्टिगत करते हैं। कृषक अधिकांश वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इससे भी सिद्ध होता है कि उस समय के शासक वर्ग जनहितैषी होते थे और विभिन्न प्रकार की जो जनता की उत्कर्ष के लिए राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कार्य किया करने का प्रयास किया। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार भी उसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। ये सारे के सारे गुप्त शासकों की जन कल्याणकारी नीति और आर्थिक गतिविधियों यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिगत होती है। ये कार्य उनके सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा करवाया गया। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। रहट क्या होता था, यह एक चक्रा लगा करके यहाँ चैन नुमा होता था, जिसके यहाँ पर जगह जगह ऐसी जो गिलास टाइप की लगी होती थी, जो ऐसे यहाँ से पानी में जाती थी तो यहाँ पर भर जाती थी, इधर ऊपर आते वापस इसको खाली हो जाया करती थी। तो इस तरीके की ये जो रहट या घंटे यंत्र का भी प्रयोग उस समय जो जल को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। अमरकोश, जिसकी रचना अमर सिंह ने की थी, उपज की विभिन्न वस्तुओं के इनमें नाम मिलते हैं, जिसमें गेहूँ है, धान है, जवार, ईख, बाजरा, मटर, जवार, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि। तो इससे सिद्ध होता है कि उस समय सभी प्रकार की कृषि उन्नत अवस्था के अंदर होती थी। व्रत संहिता में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है और 3 फसल एक किसके हिसाब से, ऋतु के हिसाब से 3 फसलों का उससे उल्लेख मिलता है। एक फसल श्रावण महीने के अंदर तैयार होती थी यानी बारिश के समय में, दूसरी बसंत में यानी गर्मियों में, तीसरी चैत्र या वैशाख के अंदर तैयार हो जाती थी। ऐसे सभी फसलें अलग अलग समय के अंदर ये तैयार होती थी, यानी तीनों वर्तमान में जो सर्दी में, गर्मी में, बारिश में जैसे फसलें ली जाती, उसी टाइप की फसलें उस समय भी ली जाती थी। तो इससे सिद्ध होता है कि उस समय के जो शासन व्यवस्था थी कृषि क्षेत्र पर विशेष अपना ध्यान दिया करती थी। हवेनसांग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में ईख यानी गन्ना और गेहूँ तथा मगध एवं उसके पूर्वी क्षेत्रों में चावल की पैदावार हुआ करती थी।
अमर सिंह ने अपने जो ग्रंथ है अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का अलग, ये 12 प्रकार की भूमि के विभिन्न गुणों के आधार पर इन्होंने स्पष्ट की थी। इस समय प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमि थी और उस भूमि को हम निम्न प्रकार से हम कहेंगे। जो क्षेत्र भूमि है ये कृषि कार्य के लिए, वास्तु भूमि रहने के लिए, चरागाह चराने के लिए, छिल और अपर्वत भूमि यानी अपरहत भूमि वो भूमि होती थी जिस पर पिछले कुछ समय से कृषि नहीं की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे पशुपालन। तो पशुपालन भी गुप्तकालीन जो आजीविका है उसका प्रमुख एक अन्य प्रमुख साधन था। कामदक के नीति सार के अनुसार गोपालन वैश्य का प्रमुख पेशा था, जबकि अमरकोश में पालतू पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को गिनाया जाता था। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम आता था। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण पशुपालन और कृषि यानी मिश्रित जो कृषि कह सकते वो भी उस समय प्रचलन में थी और मानव को विभिन्न पशुओं से अपने उपयोगी कार्यों की भी जानकारी प्राप्त थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इस समय के उद्योग और शिल्प के बारे में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग और शिल्प महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और विदेशी और आंतरिक व्यापार दोनों के लिए उद्योग और शिल्प की महती आवश्यकता होती है। गुप्तकालीन उद्योग और शिल्पों में जहां एक और विशेषज्ञता का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी और तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके। इस काल में धातु शिल्प है, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ यानी लकड़ी की शिल्प के साथ ही पाषाण यानी पत्थर की शिल्प, हाथी दांत, धातु कर्म आदि उद्योगों में विशेष प्रगति। आभूषण और हाथी दांत, धातु कर्म, बर्तन, जहाज आदि उद्योग भी उस समय विकसित हुए, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया जाता था जिसके माध्यम से सुदूर देशों तक व्यापार किया जाता था। तो गुप्त काल के अंदर धातु शिल्प के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई थी। इस काल के अंदर धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण मेहरौली दिल्ली का जो लौह स्तंभ है, जिसके बारे में हम पूर्व भी डिस्कस कर चुके, जो इतनी शताब्दियों के बाद भी बिना जंग लगे हुए अक्षत यानी वैसा का वैसा खड़ा है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण एक तांबे की विशालकाय बुद्ध मूर्ति जो सुल्तानगंज यानी भागलपुर बिहार से मिली है और इस समय इंग्लैंड के बर्किंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इन सबसे गुप्त काल के अंदर जो धातु कर्म है उसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा गुप्त काल के धातु काल का जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो इस काल के सिक्कों के अंदर देखा जा सकता है। इस काल में ताम्र पत्रों पर लगी हुई मुहरें भी धातु शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त काल की सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई है जो विशुद्ध भी है और कलात्मक भी है, यानी वो शुद्ध भी है और कला की दृष्टि से भी उत्कृष्ट नमूने हैं, जो गुप्त काल के अंदर जो आर्थिक और तकनीकी श्रेष्ठता को स्पष्ट करती है। गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य सृष्टि और तकनीकी कौशल का ज्वलंत उदाहरण है। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए थे, यानी प्रारंभिक जो 2 गुप्त सम्राट हैं उनके सिक्के हमें प्राप्त नहीं होते हैं, हमें सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे की मुद्राओं का भी प्रयोग किया जाने लगा। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले के 3 शासकों ने श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया। इसका कारण मैं पूर्व भी बता चुका हूँ, आप कमेंट करके बताएं वो कारण क्या था। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया था और इन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया, दिनार। जो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं थे उन्हें अभिलेखों के दिनार कहा गया, जो वर्तमान में भी कई देशों की मुद्रा है। फाइया ने बताया कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन में विनिमय वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा या फिर कौड़ियाँ, जो मुद्रा की छोटी इकाई थी, उससे चलाती थी। गुप्त काल के अंदर वस्त्र के बारे में देखेंगे तो वस्त्र निर्माण भी गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग था। अमरकोश के अंदर वस्त्र निर्माण उद्योग का उल्लेख प्राप्त होता है। गुप्त काल में धनी व्यक्तियों के लिए बहुत ही बारीक कपड़ा, महीन कपड़ा यानी अच्छा कपड़ा बनाया जाता था और इसी ग्रंथ के अंदर रेशम के कपड़े बुनने की भी पूरी प्रक्रिया का विवेचन है। किसमें, अमरकोश के अंदर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि अमरकोश की रचना किसने की थी। भारत के उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का प्रमुख स्थान था, यानी भारत प्राचीन समय से ही वस्त्र निर्यात के अंदर भारत विश्व में अग्रणी रहा है तथा विदेशी बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की बहुत ही मांग थी।
रेशमी वस्त्र, मलमल, लीलन, ऊनी और सूती वस्त्रों की विदेशों में बहुत ही मांग थी। इनके लिए विदेशी लोग लालायित रहा करते थे। गुप्त काल में आभूषण बनाने की भी शिल्प यानी कला उस समय भी उन्नत अवस्था के अंदर थी। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण, रजत यानी चांदी को कहते। चांदी के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी बहुलता से प्रयोग किया जाता। इससे सिद्ध होता है कि उस समय के लोगों की आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी रही होगी। व्रत संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का भी उल्लेख मिलता है, जिनका विभिन्न आभूषणों के अंदर प्रयोग में किया जाता था। साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि गुप्त काल में काष्ठ यानी लकड़ी का शिल्प भी विकसित अवस्था में था। विभिन्न प्रकार के मकान, फर्नीचर आदि कार्य लकड़ी से निर्मित होता था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल से गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी भी 2 मोहरें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है इलाहाबाद के निकट भीत, जहाँ से गुप्तकालीन हाथी दांत की 2 मोहरें प्राप्त हुई। इससे सिद्ध होता कि हाथी दांत शिल्प का उद्योग भी उस समय उन्नत अवस्था के अंदर था। अब देखेंगे गुप्तकालीन श्रेणी संगठन यानी व्यापारिक संगठन के बारे में। शिल्पी, उद्यमी और व्यापारी संगठित थे, यानी वो श्रेणियों के रूप में कहते हैं कि संघ के। उन्होंने अपने अपने संघ यानी संगठन बना रखे थे। इन संघों को श्रेणी, निगम या गण कहा जाता। ये श्रेणियां व्यावसायिक उद्यम यानी जो व्यावसायिक कार्य हैं और निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधियां जो करने का कार्य, विभिन्न उद्योगों को चलाने का कार्य इस श्रेणियां ही किया करती थी। अपने व्यवसाय को संचालन के लिए उनके अपने नियम और कोष होते थे, जिनके ऊपर राज्य या राजा का नियंत्रण नहीं होता था। ये आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे, यानी लोगों से क्या करते थे, लेन देन किया करते थे, यानी ये ऋण पर ब्याज देते थे और लोगों की निधियां भी ब्याज पर अपने पास रखा करते थे। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली जैसा ये कार्य करते थे। व्यापार और उद्योग श्रेणियों में के रूप में संगठित श्रेणियाँ अलग अलग होती, जैसे वस्त्र उद्योग, बैंकिंग आदि इनका प्रमुख कार्य था। श्रेणियाँ आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी, इसी कारण वो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य भी करते थे, जैसे कहीं सभागृह बना दिया, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह, जलाशय, उद्यान, मंदिर आदि का निर्माण करवाया, जिससे भारत के सांस्कृतिक और शिल्प के क्षेत्र में भी विभिन्न उन्नति हुई है। जैसे मंदसौर के अंदर कुमारगुप्त कालीन लेख से पता चलता है कि 10 पूर्व मंदसौर में तंतुवाओं, ये एक श्रेणी थी, तंतुवा यानी जुलाहों की एक श्रेणी थी, जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। ऐसे ही विभिन्न जगहों पर ये श्रेणियाँ कहीं प्याऊ वगैरह आदि का कार्य करते थे, कहीं उद्यान, कहीं जलाशय, कहीं मंदिर आदि का निर्माण कराया करते थे। श्रेणियाँ अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होती थी, राज्य का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणी के प्रधान को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ये पद आनुवांशिक होता था। नालंदा और वैशाली से गुप्तकालीन श्रेणियों और सार्थवाहों या सारवाह, ये कौन, ये जो श्रेणी है उसका प्रमुख होता था, और कुलिकों की मुहरें प्राप्त हुई है। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी, जिसकी शिल्प श्रेणियाँ क्या होती थी, संस्था होती थी, और उस बड़ी संस्था को क्या कहा जाता था, निगम, अर्थात व्यापारिक समितियों को निगम कहते थे। प्रत्येक शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियाँ होती थी और ये सारी श्रेणियाँ निगम के अंदर पंजीकृत होती थी। ये श्रेणियाँ अपने या टपने नहीं है, अपने कानून एवं परंपरा की अवहेलना करने वालों को सजा देने का भी अधिकार रखती थी, यानी वो अधिकार राजा को नहीं था, इनके अपने पास थी। इस तरीके से इन्हें उस समय इतनी स्वायत्ता प्राप्त थी। व्यापारिक कार्य का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था, सार्थप्रभा, और निगम का जो प्रधान होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। अब देखेंगे गुप्त काल में व्यापार और उद्योग। तो व्यापार के अंदर हम 2 तरीके के देखेंगे, आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक व्यापार के बारे में। तो गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था, यानी थल और जल के माध्यम से किया जाता। गुप्त काल में दीर्घ राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थापना तथा गुप्तकालीन नरेशों द्वारा प्रभुत मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार को बहुत सहयोग दिया था। इस बात को गहराई से आपको समझना है कि किसी भी राज्य का व्यापार तभी उन्नत होगा जब पहली शर्त है उसमें राजनीतिक स्थिरता। वर्तमान परिदृश्य में भी आप देख सकते हो, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता वो देश उन्नति की ओर बढ़ा, वहाँ शांति और सुव्यवस्था स्थापित हो। इसके अलावा वहाँ जो मुद्रा व्यापार होगा तो वस्तु विनिमय से व्यापार उतना उन्नत अवस्था में नहीं होगा जितना मुद्रा के द्वारा।
तो इससे भी प्रचुर मात्रा में गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रश्न, स्वर्ण उस समय बहुत बड़ी मुद्रा होती थी, बड़ी से बड़ी मुद्रा स्वर्ण थी, इस कारण व्यापार में भी क्या हुई, बड़े व्यापार भी आसानी से किए जाने लगे। आंतरिक व्यापार की प्रत्येक वस्तु में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं शामिल थी जिन्हें नगरों और ग्रामों के बाजारों में बेचा जाता था, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं से दूर प्रदेशों से लाई गई वस्तुएं शामिल थी। सार्थ भ्रमणशील व्यापारी थे जिनका नगरीय जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके विभिन्न वस्तुओं का आदान, यानी आवश्यकता की वस्तुओं को वहाँ प्रदान किया करते थे और जो अधिक की वस्तुएं से होती उन्हें खरीद लिया करते थे। ये इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान यानी क्रय विक्रय करके आवश्यकता की पूर्ति किया करते थे, जिनका नगरीय जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। नारद और बृहस्पति की स्मृतियों में भी क्रेता और विक्रेता के नियमों का, यानी इनके जो हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम और विनियम मिलते हैं। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित और निरापद थी, इसी कारण व्यापार उन्नत अवस्था के अंदर विकसित हुआ था। किसी भी व्यापार की सबसे पहली शर्त होती है कि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो, उसमें कोई अड़चन नहीं हो। चीनी यात्री फाइया ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं भी उसने असुरक्षा महसूस नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि गुप्त काल के अंदर जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही सुदृढ़ थी और राज्य के अंदर शांति व्याप्त थी। उज्जैन, भड़ोस, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, आई क्षेत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे, जो विशेषकर उत्तरी और मध्य भारत के अंदर यह संकेंद्रित थे। उत्तर पूर्वी भारत से लगाकर मध्य भारत के अंदर यह संकेंद्रित। इन सब में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया था, उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इसके बाद में व्यापार का जो केंद्र है वो उज्जैन बन गया था, क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग उज्जैन में आते थे। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठण आदि अन्य मुख्य व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र थे, जहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। अब देखेंगे विदेशी व्यापार के बारे में। तो भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी सामुद्रिक संबंध था। ये देश कौन से थे? चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बेंजाइटन यानी रोमन साम्राज्य और हिंद महासागर के द्वीप थे। गुप्त काल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई और चीन का रेशम, जो चिनानचुक नाम से प्रसिद्ध था, भारत में आता था, जिसकी भारतीय बाजारों में अत्यधिक मांग थी, यानी वो लोकप्रिय था। और जब रोमन साम्राज्य के पतन से कमज़ोर हुआ, पश्चिमी विदेशी व्यापार में पुनः बेंजाइटाइन साम्राज्य की स्थापना के बाद वृद्धि हो गई और वहाँ निर्यात की जाने वाली वस्तुएं मुख्यतः रेशम और मसाले आदि, जिनका इन देशों को क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। यानी जो रोमन साम्राज्य पतन हुआ उसके बाद बेंजाइटाइन आया, इससे भी भारत का व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। गुप्त शासकों ने इथोपिया के माध्यम से जो बेंजाइटाइन साम्राज्य तक पहुंचने की कोशिश की और वहां से कॉसमॉस भारत और इथोपिया के जो व्यापार का क्या करता है? उल्लेख भी करता है और भी काफ़ी ग्रंथों में इसका वर्णन है। जैसे रोमन साम्राज्य का जो जस्टिसियन ने इथोपिया का जो नरेश हेल्थ थेमस से भी समझौता किया ताकि वो फारस वासियों की क्या करे? शत्रुता का सामना कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे भरकू कच्छू यानी बड़ोस, जो पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था, जो गुजरात के अंदर, जहाँ से पश्चिम के देशों के साथ व्यापार। इसके अलावा कैम्बे, सोपारा, कल्याण, ये महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के पास स्थित बंदरगाह थे। और जो इधर वाले पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में मुख्यतः घंटसाला, कंदूरा है और गंगा यमुना के दोहाब पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। और इस महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है ताम्रलिप्ति, जिसका जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में भारत का व्यापार होता था। यानी ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत के साथ होने वाले सामुद्रिक व्यापार का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। गुप्त काल के अंदर दो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, पश्चिमी तट से था भरगू कच्छू और पूर्वी तट से था ताम्रलिप्ति, जिससे चीन है, इंडोनेशिया, श्रीलंका के साथ व्यापारिक जहाज आते जाते थे। रघुवंश, जो किसने लिखी थी? कालिदास ने। और दंडिन द्वारा लिखित 10 कुमार चरित्र में भी ताम्रलिप्ति से होने वाले जो सामुद्रिक व्यापार है उस व्यापार का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही समृद्ध अवस्था के अंदर था। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त साम्राज्य एशिया का एक प्रमुख केंद्र स्थल था और विश्व के सामुद्रिक देशों में वह
शहर प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध था, यानी प्रमुख रूप से विदेशी व्यापार यहीं से होता था। भारत से जो चीन से रेशम मंगवाता था, इथोपिया से हाथी दांत, वो अरब, ईरान और बैक्ट्रिया से भारत घोड़ों का क्या करता था, आयात करता था। जो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, चीन है, तिब्बत है, ताम्रलिपि, बड़ौस आदि बंदरगाहों से भारत का व्यापार होता था, जिसमें मसाले, मोती, वस्त्र, हाथी दांत, नील आदि सामानों का भारत क्या करता था, निर्यात करता था, जबकि धातु, सिनानचुक यानी जो चीनी रेशमी वस्त्र, घोड़ों आदि को आयात किया जाता था। तो इस तरीके से जो आयात निर्यात की वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी और इसी के द्वारा व्यापार उन्नत अवस्था के अंदर श्रेष्ठ बढ़ चुका था। चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चीन की हो या दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो, इन सभी देशों के साथ भारत का उन्नत व्यापार उस समय प्रचलन में था, जिसका वर्णन वारामिहिर भी करता है, फाहियान भी करता है। फाहियान खुद एक जहाज़ पर चढ़कर श्रीलंका गया और श्रीलंका से मंगवाए गए उसने चमकीले मोती की भी चर्चा की थी। इसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा था, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी मंदसौर में थी, इससे भी सिद्ध होता है कि व्यापार उस समय उन्नत अवस्था में था और विभिन्न श्रेणियों को क्या थी, स्वायत्ता प्राप्त थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इस समय के जो राजस्व है, उस राजस्व के स्रोत क्या थे गुप्त काल के अंतर्गत। तो गुप्त काल में भू राजस्व जो राजकीय आय थे, आय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत था और साहित्य में विभिन्न प्रकार के भूमि करों का वर्णन किया गया है, जिनमें हम पहला देखेंगे भाग। भाग क्या था, ये राज्य का भूमि उत्पादन में होने वाला 1/6 हिस्सा था। ये राज्य को प्राप्त होने वाला 1/6 हिस्सा था। भोग, ये राज्य को हर दिन फल फूल और सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर था, यानी अलग अलग प्रकार के कर जो थे राज्य इसको वसूल किया करता था। जबकि ऊपरी कर, उद्रक, ये भी एक प्रकार के भूमि कर ही थे जो विभिन्न प्रकार से प्राप्त। गुप्त काल में भूमि कर की अदायगी नकद यानी हिरण्य व अन्य में दोनों ही रूपों में की जाती थी, जिसमें नकद कर वसूल करने वाले अधिकारी हिरण्य सामुदाय कहलाता था। इस समय भूमि, रत्न, खाने, नमक आदि भी राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थे। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्त काल में प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। अब देखो यहाँ से ये उत्तर है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर आपको यहाँ से नीचे इसमें देना है। तो फाहियान ने गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव था। इससे क्या सिद्ध होता, उस समय शांति और सुव्यवस्था, प्याज लहसुन का असेवन, यानी समाज में सदाचार का प्रचलन था। जो समाज में अपराध वर्ग की न्यूनता यानी कम स्थिति, संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसक और सात्विक प्रवृत्ति को दृष्टिगत करता है। जिन भावनाओं को जनता में पल्वित करने हेतु मौर्य सम्राट अशोक को उपदेश देना पड़ा, वो अब स्पष्ट रूप से दृष्टिगत। कोई भी अच्छा किया गया कार्य काफ़ी समय बाद परिणाम देता, तो वैसे ही अशोक ने जो प्रयास किया था वो इस समय गुप्त काल के अंदर उसके परिणाम सामने आने लगे। मौर्यों के पश्चात पहली बार राजनीतिक एकता एवं सुव्यवस्था गुप्त काल के समय स्थापित हुई। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, मौद्रीकरण, यानी गुप्त शासकों ने बड़े पैमाने पर मुद्रा जारी की और जिससे क्या हुआ, व्यापार को गति मिली थी। उद्योग और व्यापार इस समय प्रोन्नत यानी उन्नत अवस्था के अंदर था। इस युग में कला के क्षेत्र में भी आध्यात्मिकता, शालीनता और भारतीयता की स्पष्ट छाप दिखाई देती, जो मथुरा आदि कलाओं में हमने पीछे पढ़ी थी। इसके अलावा अजंता और बाघ के गुहा चित्र, देवगढ़ और भीतरी गांव आदि के मंदिर, विष्णु, बुद्ध और महावीर की मूर्तियां आदि इस युग की कला के जो सर्वोत्कृष्ट के घोतक यानी इस समय की जो उन्नत अवस्था के स्पष्ट साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो सामाजिक समृद्धि और सौहार्द का प्रतीक है। साहित्य के अंदर कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता, हरिसेन, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की, आदि ने उच्च कोटि की रचनाएं की, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन जिन्होंने वैज्ञानिक यानी विज्ञान, तकनीकी, गणित, अर्थशास्त्र और खगोल के अंदर अपनी महत्वपूर्ण छाप स्पष्ट की थी और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का इन्होंने विकास किया। भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रचार भी गुप्त काल के समय में ही हुआ था। तो इस कारण निसंदेह गुप्त युग कला, वास्तुशिल्प, मूर्ति, चित्रकला, साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अवतरण, पलवन और मुद्रा के प्रचार के समग्र रूप से ये प्रगति का युग था।
और इस समय राजनीतिक एकता प्रतापी शासक हुए। गुप्त काल के सभी महत्वपूर्ण प्रवर्ती शासकों को छोड़कर महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हुए और आर्थिक समृद्धि के कारण यानी आर्थिक वैभव, जो कि विदेशी व्यापार में एक तरफा व्यापार के कारण भारत का आर्थिक समृद्धि बढ़ी। धार्मिक सहिष्णुता रही, विदेशियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना यानी जो आत्मसातीकरण वो इसी समय हुआ। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इस समय, इससे पहले बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तो गुप्त काल के अंदर हिंदू धर्म का वापस उत्थान हुआ। संस्कृत साहित्य की इस समय बहुत ही महत्व, क्योंकि गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा भी क्या थी, संस्कृत थी, और जो विभिन्न साहित्यों के अंदर जो अच्छे उच्च पात्र थे वो संस्कृत भाषा ही बोला करते थे। सभी ललित कलाओं की उन्नति, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का स्थान श्रेष्ठ है। और इन सभी कार्यों को हम निस्संदेह प्राचीन भारत का क्या था, गुप्त काल स्वर्ण युग यानी क्लासिकल पीरियड था। श्री अरविंद ने लिखा कि भारत ने अपने इतिहास में अपने जीवन शक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्लवित होते नहीं देखा जितना गुप्त काल में हुआ। और ये बात निस्संदेह बिल्कुल सही भी है कि गुप्त काल इसी कारण भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब जो फाहियान ने भारत का वर्णन किया था उस वर्णन के बारे में हम देखेंगे। तो चीनी यात्री फाहियान ने जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के अंदर रहा था, भारत का भ्रमण किया। इसने भारत की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। ये भी बौद्ध शास्त्रों के अध्ययन के लिए भारत आया हुआ था। तो तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था, जिसका प्रमाण ये कहता कि जनता प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करती थी। इससे जनता की सात्विक प्रवृत्ति भी स्पष्ट होती है। लेकिन ये कहता अस्पृश्यता विद्वान थी, जो अनटचेबल वाली बुराई थी वो उस समय समाज के अंदर विभाजित। इस समय कुछ ऐसी जातियों का उल्लेख करता जो नगर से बाहर रखती थी और जिनको नगर में प्रवेश करने से पहले लकड़ी की खपचियाँ बजानी पड़ती थी, ताकि उच्च वर्ग के लोग सड़क या रास्ते को छोड़कर अपने घरों में चले जाएं और वो अछूत न हो। परंतु आम जनता का जीवन सादा और अहिंसक था। बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों में उन्नति पर था, यानी जो विदेशों में प्रचार होता वहाँ उन्नत था, लेकिन जो केंद्र भाग में यानी जो साम्राज्य के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान थे वहाँ पर अपनी महत्ता खो रहा था, यानी पतन हो रहा था बौद्ध साम्राज्य का और हिंदू धर्म का वापस उत्थान हो रहा था। समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी, जो कि उस समय की भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। ब्राह्मण धर्म भी इस समय उन्नत अवस्था में था। प्रजा दान, धर्म, पाप, पुण्य, लोक परलोक और पुनर्धर्म में विश्वास करती थी। यही उस समय की भारतीय सात्विक प्रवृत्ति के मुख्य द्योतक हैं और इसी कारण प्रजा सुखी थी। करों का भी बोझ अत्यधिक नहीं था। 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, कहीं कहीं 1/8 भाग भी कर के रूप में वर्णन मिलता है। दंड व्यवस्था भी कठोर नहीं थी और अपराध भी बहुत ही कम हुआ करते थे। चोरों और डाकुओं का कोई भी भय नहीं रहता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस समय के अंदर जो स्थिति है बहुत ही अच्छी और सर्वश्रेष्ठ थी। राजा प्रजा के निजी विषयों में भी हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी जनता को पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। और इस समय के प्रसिद्ध नगर श्रावस्ती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में वैशाली, बिहार, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश आदि उजड़ने लगे थे तथा इनके स्थान पर नए व्यापारिक नगर जैसे उज्जैन मध्य प्रदेश, कन्नौज उत्तर प्रदेश आदि क्या होने लगे, समृद्ध हो गए और व्यापार भी इस समय उन्नत था। व्यापार की उन्नत अवस्था के कारण ही गुप्त काल में जो समृद्धि बढ़ी थी, जिससे हर क्षेत्र के अंदर उन्नति हुई थी। मुख्यतः कौड़ियाँ एवं वस्तुएं विनिमय का आधार थी। इससे का मतलब ये सिद्ध होता है कि कौड़ियों से वस्तुओं का आदान प्रदान या व्यापार होने का कारण वस्तुएं सस्ती थी और लोगों में सर्वसुलभ थी। पाटलिपुत्र के निवासी भी इस समय संपन्न थे और दान देने और जनहित के कार्यों के लिए तत्पर रहते थे। तो आज के वीडियो में इतना। ये हमारा गुप्त काल का चैप्टर ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट हर्षकालीन भारत के बारे में देखेंगे। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।